भारत के कई लोगों ने सामान्य पृष्ठभूमि से शुरू करके और दुनिया के कई देशों में अपना व्यवसाय स्थापित किया। हमारे साथ है भरत शर्मा, जिन्होंने अभी $1 बिलियन का व्यवसाय कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया में और यूरोप से लेकर और अफ्रीका के कई देशों में भी उन्होंने अपना व्यावसायिक नेटवर्क स्थापित किया है। आइए भरत शर्मा से बात करते हैं कि कैसे ये बिलियनर बन गए। जब भारत में थे तो हो सकता है वे कुछ हज़ार की नौकरी करते थे। भरत शर्मा जी, आप बिलियनर कैसे बन गए? सर, ये तो एक अनुभव है ज़िंदगी का। कभी ये सोचा नहीं था कि बिलियनर बनेंगे। मेरी पहली तनख्वाह 1800 रुपये पर मंथ थी। वहाँ से अब मेरा जो व्यवसाय है, थोड़ा सा भाग्य, थोड़ी सी किस्मत, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत और अपॉर्चुनिटीज़। जब मैं इंडिया था मैंने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बाद में छोटे मोटे जॉब करते हुए अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल था उन दिनों में ख़ास तौर से। तो जब मैं यूरोप गया तो मुझे बड़ी जल्दी से रिकॉग्निशन मिली, क्योंकि मेरी जो टेक्नोलॉजी नो हाउ थी, आईटी स्किल्स थी, वो काफ़ी अच्छी थी। तो इंडिया में आप क्या करते थे, बहुत संक्षेप में बताइएगा। इंडिया में मेरा लास्ट जॉब टीसीएस में था। मैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग करता था, लेकिन मेनली सरकारी नौकरी में मैं कंप्यूटर सेक्शन का इंचार्ज था। वहाँ पे मैं क्लर्क्स और जो मेरी टीम है उनको ट्रेनिंग करता था कि एमएस ऑफिस कैसे यूज़ करते हैं, टाइपिंग कैसे करते हैं, प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। मतलब सरकारी अफसर थे? जी, सरकारी अफसर, मैं गजेटेड ऑफिसर था जी। तो कैसे आप वहाँ गए? फिर यूरोप जाने के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूरोप जाऊँगा। मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन एक दिन मुझे फ़ोन कॉल आया सीधा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको विदेश जाना है क्या, आपके लिए नौकरी है। उन्होंने मेरा 5 मिनट इंटरव्यू लिया और सीधे मेरा वर्क परमिट लगा के मुझे विदेश भेज दिया, और उसका कारण था आईटी स्किल्स। मतलब टीसीएस से आपको मिला ऑफर? टीसीएस से तो नहीं, टीसीएस में मैं काम कर रहा था और माय एक्सपर्टीज वाज डिजाइनिंग एयरलाइन सॉफ्टवेयर्स। और एयरलाइन सॉफ्टवेयर की ब्रिटिश एयरवेज कंपनी को एयरलाइंस एक्सपर्ट की ज़रूरत थी उन दिनों में। तो वो ढूंढ रहे थे, तो किसी ने मुझे हेड हंटिंग करके डायरेक्ट कॉल किया कि हमको एयरलाइंस एक्सपर्ट ओरेकल टेक्नोलॉजी में काम करने वाला चाहिए, हमें पता है आप काम करते हो, आपको इंटरेस्ट है क्या? तो मैंने सिर्फ हाँ बोला। 1 महीने के अंदर मैं लंदन था ब्रिटिश एयरवेज के लिए काम करने के लिए। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश जाऊँगा, या न मेरी कोई एम्बिशन थी। लेकिन सरकारी अफसरों के बारे में तो लोग कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं रह जाते, बहुत साल काम करते हैं, बेकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, बहुत बहुत योग्य सरकारी अफसर हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बेचारे वो टाइम के अपने नोट शीट लिखने में ही दब जाते हैं या फाइलें ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन यदि मौका मिले, मेरे मित्र हैं मेरे साथ इंजीनियरिंग के हुए, बहुत अच्छे अच्छे अफसर हैं, आईएएस भी हैं, सीनियर एईएन्स भी हैं, उतने ही टैलेंटेड हैं जितने मैं या कोई और प्राइवेट सेक्टर में था। अभी आपका कहाँ कहाँ बिजनेस है? सर, मेरे 4 ऑफिसेज हैं। आयरलैंड में, डबलिन में मेरा ऑफिस है, लंदन में मेरा ऑफिस है यूके में, और लिस्बन पोर्टुगल में मेरा ऑफिस है, और कीव यूक्रेन में मेरा ऑफिस है। आप की कंपनी, आपने खुद अपनी कंपनी बना ली है? जी, मेरी अपनी कंपनी है, इट्स कॉल्ड मॉनसून कंसल्टिंग, और हम लोग हायर एंड ई कॉमर्स सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। 100% ओन्ड बाय मी, और आई हैव मोर देन 50 to 100 पीपल वर्किंग फॉर मी फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्री नेशंस। तो आप जब यहाँ थे और आप जब वहाँ आ गए, तो दोनों जगह के वर्क कल्चर में क्या फ़र्क दिखा आपको? सर, इवन वहाँ भी अलग अलग देशों का कल्चर अलग अलग है। इंडिया में मुझे जो लगता है कि हम लोग क्वालिटी फोकस होने की बजाय क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। हम बहुत सारे घंटे काम करते हैं, सुबह जल्दी करते हैं, रात को देर देर तक रुकते हैं, लेकिन वो जो 8 घंटे पैशनेट होकर परफेक्शन जो काम करने वाला है, यहाँ वो कल्चर कम है। विदेशों में लोग कम काम करते हैं, लेकिन बहुत फोकस होकर हाई क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा की कोशिश करते हैं। एक तो ये फ़र्क मुझे लगा। दूसरा, एज ए कल्चर वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। कभी होली आ जाती है, कभी दिवाली आ जाती है, कभी शादी हो रही है, तो उसके कारण से हमारे बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम वास्तव में सक्सेसफुल अपना आईटी या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो आई थिंक एज ए कल्चर वर्क को भी उतनी ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जितनी फैमिली को। तो और वो लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात भर परेशान हो रहे हैं बच्चे, लगातार काम कर रहे हैं और फिर उनका परिवार कंप्रोमाइज़ हो गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर परिवार लग रहे हैं तो अपना काम छोड़ दिया। तो हम लोगों को तो इंडिया में काम के बाद कुछ करने की आदत ही नहीं है, काम के अलावा ज़िंदगी नहीं है। तो आपकी वहाँ काम के अलावा क्या ज़िंदगी रही? सर, काम के अलावा आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हॉबीज़ होनी चाहिए, आपको लिखना, पढ़ना, योगाभ्यास, स्विमिंग, अपने दोस्तों के साथ जाइए, खेलिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इंडिया में भी अब ये इम्प्रूव हो रही हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख रही हैं, उनकी अपनी हॉबीज़ हैं।
हमारे ज़माने में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, खासतौर से यदि आप मिडिल क्लास फैमिली हैं तो आपके पास में लिमिटेड बजट होता था। तो सर एक जो आप जब वहाँ गए तो निश्चित तौर पे वहाँ के सिस्टम ने आपको सपोर्ट किया है, सिस्टम ने आपको अट्रैक्ट किया। वहाँ की सिस्टम में कैसी खूबी थी जिसको कि हमारा सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकता है? सर अब हमारा सिस्टम भी प्रोग्रेसिवली बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं सर, जो आपने देखा वो बताइए। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से यदि आप साधारण मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं इंडिया में तो एक स्ट्रगल है। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आपको इनिशियल फंडिंग की आवश्यकता है, सीड फंडिंग मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद में आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो गारंटीज़ वगैरह मांगते हैं। यदि आपका परिवार बहुत सुदृढ़ नहीं है तो वो बड़ी परेशानी है। वो गारंटी वहाँ नहीं मांगी जाती है। वहाँ स्टार्टअप सीड्स फंडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, अगर आपके पास में अच्छा आइडिया है तो वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो कल्चर है, हम 22 साल 25 साल के बच्चों को जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी नहीं कर लेते हम कहते हैं कोई काम मत कर बेटा, पीएचडी कर ले। वहाँ 18 साल 15 साल के बच्चों को वो कुछ काम करने के लिए आदत डालते हैं। उनको बचपन से सिखाते हैं कि भैया अगर तुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो तू स्टार्ट। वहाँ पे इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है भविष्य के बारे में। ये जो इनसिक्योरिटी है इसके कारण हमारे बच्चे टैलेंट होते हैं, आइडिया होता है, उसके बावजूद भी बिजनेस खुद का। आप देख रहे थे कितने क्वेश्चन यहाँ किए जा रहे थे, पैनलिस्ट थे, सारे 6 पैनलिस्ट थे हमको लगता है, सारे से सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे और सारे क्वेश्चंस का एक लबल हुआ अब यही निकल के आ रहा था कि हम अपने देश में इसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अपने देश में हम रेप्लिकेट करने की जो एक एजेंसी होती है वो तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट इंथ्यूज्ड है, इनिशिएटेड है। तो गवर्नमेंट को आप क्या सुझाव देंगे? गवर्नमेंट को मैं एक तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमको फंड्स अवेलेबल करवाने चाहिए स्टार्टअप बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, विदाउट एनी गारंटीज़। हमको उनका भविष्य सिक्योर करना चाहिए। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग करके आ रहा है और वो बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसको ये डर ना लगे कि बिज़नेस फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो उसको हम एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड करें कि नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, बिजनेस के बाद में वो कर सकते हैं। R&D और इनोवेशन, ये जो 2 एरिया हैं जहाँ पे अभी भी हमारा कल्चर सॉलिड नहीं है। हमको भारत सरकार की तरफ से अगर कोई R&D करना चाहता है या कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करना चाहता है उसके लिए स्पेशलाइज्ड टैक्स इंसेंटिव्स, स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज, स्पेशलाइज्ड सपोर्ट देना चाहिए। जो हम जो ये रिसोर्स बेस्ड IT बिजनेस कर रहे हैं इस समय, दैट्स ओल्ड, इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट बनाना चाहते हैं या आईफोन्स या एप्पल कंपनी बनाना चाहते हैं उसके लिए एक डिफरेंट टाइप का सपोर्ट सिस्टम ईजाद करने की ज़रूरत है। इट शुड बी कम्प्लीटली टैक्स फ्री, दे शुड बी अलाउड रिसोर्सेज टू हायर एंड दे शुड प्रोवाइड लॉस ऑफ इंसेंटिव। क्योंकि पहले 2-5 साल जब आप नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो आप कमाई नहीं करते हैं। तो उसके लिए अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि भैया पहले साल से आप टैक्स भरने लग जाएंगे और इतने सारे जॉब्स क्रिएट करने पाएंगे, वो नहीं होगा। तो रिसर्च और इनोवेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप एक और सजेशन है मेरा कि जब तक हम डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन के जो कंप्लायंसेस है वो इजाद नहीं करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, भारत पे अपने जो नए प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनको GDPR एडेक्वेसी या अमेरिकन डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, उनके साथ में कंपैटिबिलिटी ढूंढते हुए पॉलिसी ईजाद करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, निश्चित तौर पे आप सरकार के साथ मिल के काम भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो आप बता रहे थे। तो सरकारों को उसके लिए सिर्फ डेटा पॉलिसी या ये जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंड, लेकिन सरकार में ब्यूरोक्रेसी एक सरकार का बड़ा पार्ट होता है जो इनको इम्प्लीमेंट करता है। तो उसकी जो ट्रेनिंग आपने वहाँ देखी कि वहाँ का ब्यूरोक्रेट कैसे बिहेव करता है, वहाँ का सरकारी कर्मचारी कैसे, आपने खुद बिहेव किया है राजस्थान में, तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए आपका क्या सुझाव होगा? सर सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ जब हम ब्यूरोक्रेसी करते हैं तो हम कहीं एप्लीकेशन लगा देते हैं और वो पता नहीं ब्लैक होल में गायब हो जाती है, महीने तक हम उसको ढूंढते रहते हैं। अब ये बहुत इम्प्रूव हो गई है, ऑनलाइन सिस्टम भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जब मैंने देखा कि अगर आपकी एप्लीकेशन फेयर है, अगर आपने सही सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं और आप वैलिड हैं, आपको वो फाइल भी मूव जल्दी होगी, अप्रूवल भी जल्दी होगा और ब्यूरोक्रेसी ट्रांसपेरेंट है। अगर उन्होंने आपको फेल भी किया तो वो आपको बताएंगे कि क्या कारण है। यहाँ मुझे लगता है कि जब हम फाइल डालते हैं या अप्रूवल के लिए कुछ करते हैं तो वो खो जाती है और आपको क्लियर आंसर नहीं मिलता है। बहुत दिनों तक पता ही नहीं पड़ता है कि वो मुझे अप्रूव कर रहे हैं कि फेल कर रहे हैं, और फेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं साहब, क्या इन्फॉर्मेशन मैं दूँ। तो जब तक हम ये ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग परेशान होंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है आपका, आपकी कंपनी का नाम बता दीजिए, कौन सी कंपनी है? monsoonconsulting.com एंड आयरिश कंपनी है। हम लोगों का टर्नओवर करीब 1 बिलियन यूरो ऑनलाइन है। हम ई-कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अभी B2B ई-कॉमर्स प्रोडक्ट कॉल एपेक्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ये है भारत के बिलियनियर
जो सरकारी कर्मचारी थे राजस्थान में और वहाँ जाके बिलियनर बन गए। तो ऐसी सफलता यात्रा हो सकती है कई लोगों की। अब सवाल को है कि सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को, सरकारी कर्मचारियों को कैसे इस पे काम करना है वे सोचें। संसद टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ इंदौर से मैं अखिलेश सुमन।